नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 42 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है सरफेस चार्ज ऑन कंडक्टर, फोर्स ऑन कंडक्टर एंड प्रेशर ऑन कंडक्टर। यानी आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो फटाफट रोज की तरह क्या करो, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ कॉपी पेन निकालो और हेडिंग डालो क्या? सरफेस चार्ज ऑन कंडक्टर। तो पहली हेडिंग क्या है आज की हमारी? सरफेस चार्ज ऑन कंडक्टर है। ठीक है, यानी अगर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है, बोलते हैं कंडक्टर के अंदर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है? 0 होती है। डिस्कस किया था हमने, जब हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर जो टोटल चार्ज होता है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी होती है, वो कितनी होती है? 0 होती है। यानी सारा का सारा चार्ज कहां होता है? कंडक्टर की सरफेस पर होता है। तो उसकी सरफेस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वही हम इस पहले टॉपिक में क्या करेंगे? सीखेंगे। तो फटाफट हेडिंग डालो क्या? सरफेस चार्ज ऑन कंडक्टर। हेडिंग क्या है हमारी? सरफेस चार्ज ऑन कंडक्टर। सरफेस चार्ज ऑन कंडक्टर। तो यहां पे लिख के चलो, सिंस वी नो in conductor inside it charge density is 0 and it has only charge on surface so we have to find this charge density on surface या फिर this surface charge density, क्योंकि सरफेस पर चार्ज आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वही हमें क्या करना है? फाइंड करना है। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं एक कंडक्टर की बात करूं, लेट अस से मेरे पास क्या है? एक स्फेरिकल कंडक्टर है यूं करके, ठीक है, या फिर ऐसे जनरली कोई कंडक्टर मान लो, तो ये क्या है मेरा? कोई ये कंडक्टर है। तो और ये कंडक्टर का ऐसे ओरिजिन मान लो, ठीक है, सेंटर मान लो, ओरिजिन नहीं, सेंटर है, ठीक। और इसके अंदर जो मेरे पास चार्ज डेंसिटी रो होती है, कितनी होती है? 0 होती है। यानी इसके अंदर चार्ज डेंसिटी कितनी है? रो है। और चार्ज कहाँ होता है? ओनली ऑन इसके कहाँ होता है? सरफेस पर होता है। होता नहीं होता है? कहाँ होता है? इसकी सरफेस पर। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, अज्यूम करो कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? सिग्मा है। जैसा हमने यहाँ बोल रखा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। और यही हमें क्या करना है? फाइंड करना है। अब देखो एक चीज और, हमने अगर कंडक्टर की प्रॉपर्टी में जाएं, वहां पर हमने डिस्कस किया था कि इनसाइड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। लेकिन आउटसाइड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 नहीं होता है। यानी यहां पर एट बाउंड्री, ये क्या है? मेरे पास कंडक्टर है और जो कंडक्टर की सरफेस है वो क्या है? बाउंड्री है। किसकी? उस कंडक्टर की। तो एट बाउंड्री यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यहां पर हमें किसका यूज करना चाहिए? बाउंड्री कंडीशन का यूज करना चाहिए। देखो कहां से हिंट मिला हमको कि हम देख रहे हैं कि जो ये सरफेस है, इस कंडक्टर की जो सरफेस है वो क्या है? एक बाउंड्री है। और बाउंड्री पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर मैं बाउंड्री के अंदर देखूं या फिर नीचे देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और अगर मैं बाउंड्री के ऊपर देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉन जीरो है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं सिंस एट बाउंड्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। सिंस वी नो, तो यहां पर लिख के चलो, सिंस वी नो, since from our previous knowledge या फिर from boundary condition of electric field, from boundary condition of electric field we know that और इसको और मोर प्रिसाइसली बोलेंगे, अगर मैं स्पेशली बाउंड्री कंडीशन की बात करूं तो हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो तो एट बाउंड्री क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो यहां पे लिख के चलेंगे, वी नो दैट परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर सरफेस की बात किसकी बात हो रही है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस की बात हो रही है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक field is discontinuous but parallel component
पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस। ऐसा होता है नहीं होता है? आंसर है हाँ होता है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज, इसका मतलब हुआ कि ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? सरफेस चार्ज ऑन द बाउंड्री डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है नहीं होता है? आंसर है हाँ होता है। ये तो किसके लिए हो गया? परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए कि देखो अबव और बिलो क्या है मेरे पास? इक्वल टू जीरो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। और अगर मैं वही बात करूं किसकी? पैरेलल कंपोनेंट की, तो इसका मतलब ई पैरेलल अबव माइनस ई पैरेलल बिलो किसके बराबर होता है? तो दिस इज इक्वल टू जीरो। यानी ये क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। यानी ई पैरेलल अबव और ई पैरेलल बिलो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है। ये कंडीशन, ये क्या है? बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ इन दोनों को मैं कंबाइन लिख सकता हूं। तो कंबाइनली कंबाइनली रिटन एज कैसे लिख सकते हैं? रिटन एज कि ई अबव ई वेक्टर अबव फिर माइनस ई वेक्टर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज एन कैप। यहां पर एन कैप क्या है? एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहां पर जो अगर ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, ये क्या है? हमारा एन कैप है। जो एन कैप है यहां पर वो क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। ये क्या है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके ना। अगर मैं बात करूं किसकी? कंडक्टर की बात करूं और ये बोलूं मैं ये क्या है? कंडक्टर की क्या है? सरफेस है। तो कंडक्टर की सरफेस के नीचे यानी बिलो द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? जीरो है। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं? सिंस फॉर कंडक्टर वी नो फॉर कंडक्टर के लिए हम क्या जानते हैं? कंडक्टर ई वेक्टर बिलो कितना होता है बताओ? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस या फिर इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। एंड अगर मैं बात करूं किसकी? और जो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां होगा? फिर बाहर ही होगा, उसके अंदर तो जीरो है। तो इसका मतलब जो भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां कैलकुलेट होगा? कंडक्टर के बाहर, या बोल सकते हैं अबव द सरफेस क्या होगा? कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ई अबव की बात करूं तो ई अबव इज इक्वल टू कितना अज्यूम कर लो? ई अज्यूम कर लो। कितना है? ई। लेट अस से इसको बोल दो कि ये किसके बराबर है? ई के बराबर है। कि ई अबव कितना है? ई के बराबर है। और ई बिलो कितना है? यहाँ पर जीरो है। तो एक काम करो, इन दो वैल्यू को उठा कहां पुट कर दो? इधर पुट कर दो। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ गया? ई इक्वल टू या फिर ई माइनस ये कितना है? यहाँ पर ई बिलो कितना है? जीरो है। तो ई माइनस का जीरो इज इक्वल टू कितना आ गया? ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनटू कितना आ गया? एन कैप आ गया। अब यहां पर एन कैप क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। अगर मैं यहां पर बात करूं इस पर्टिकुलर, अगर मैं इसको स्फीयर बोलूं तो एन कैप क्या हो जाएगा? यहां पर डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर सरफेस यानी आर कैप हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस के लिए कितना हो जाएगा? आर कैप हो जाएगा। लेकिन हम इन जनरल बात करना चाह रहे हैं तो मैं क्या लिखा? एन कैप लिख दे रहा हूं। और ध्यान रखना है कि एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है। ओके। तो यहां से मेरे पास ई इक्वल टू कितना निकल के आ गया? ई वेक्टर इज इक्वल टू निकल के आ गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और इनटू कितना आ गया? ये एन कैप आ गया। दिस इज माई ई वेक्टर। तो अगर ई वेक्टर निकल गया तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? सिग्मा निकाल सकता हूं। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लूं तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड जो मेरे पास ई निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ आ जाएगा। और तो यहां से मेरे पास सिग्मा इक्वल टू कितना आ गया? सही लिख रहा हूं? तो यहां से मेरे पास सिग्मा इक्वल टू कितना आ गया? सिग्मा इक्वल टू आ गया मेरे पास ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इक्वल टू कितना निकल के आ गया? ई इंटू एप्सिलॉन नॉट निकल के आ गया। ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एक चीज और यहां पर कर सकते हैं हम। सिंस वी नो सिंस जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है इसको कैसे लिखते हैं हम? दिस इज माइनस का ग्रेडियंट ऑफ वी, ऐसा लिखते हैं। दिस इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस का ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है नहीं होता है? आंसर है हाँ होता है। अगर ये चीज ऐसी होती है और अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, देखो कंडक्टर की एक और डेफिनेशन थी या प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी कुछ ऐसी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होता है नहीं होता है? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस डायरेक्शन में होगा?
एन कैप डायरेक्शन में होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एन कैप डायरेक्शन में है इन केस ऑफ कंडक्टर, तो इसका मतलब यहां पर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E कैन बी रिटन एज E इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, एक चीज यार सही लिख रहा हूं मैं, लिख तो सही रहा हूं शायद, चलो देखते हैं। E इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का पार्शियल V ओवर कितना आया, पार्शियल N, ऐसा आ जाएगा। अगर किसका मतलब किस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल N डायरेक्शन में है, यहाँ पूछते हैं परपेंडिकुलर सरफेस है, ऐसा हो सकता है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा N कैप आ जाएगा, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो E वेक्टर के जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो अब एक काम करो, इसको उठा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया मेरे पास, यहाँ से निकल के आ जाएगा माइनस का पार्शियल V ओवर पार्शियल N और इंटू कितना आ गया ये N कैप, एंड दिस इज इक्वल टू ये आया मेरे पास, और ये वाला टर्म आ जाएगा जैसे सिग्मा ओवर अपसाइन नॉट और इंटू कितना आ गया ये एन कैप आ गया। देखो एन कैप से एन कैप तो कैंसिल हो जाएगा। अगर केवल मैग्नीट्यूड देखना है तो यहाँ से मेरे पास सिग्मा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का अपसाइन नॉट पार्शियल V और ऊपर कितना आ गया ये पार्शियल N आ गया। तो दिस इज माई सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या निकल के आ गई, मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल के आ गई, ठीक है, सही है, ओके। तो यहाँ पर दो फॉर्मूला निकल के आ गए, एक फॉर्मूला ये है हमारा और एक फॉर्मूला यहाँ पर ये लिखा हुआ है। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है इस कंडक्टर के कारण तो इससे निकाल दूंगा, अगर इस कंडक्टर के कारण मेरे को पोटेंशियल पता है तो इससे निकाल दूंगा, ठीक है। और ध्यान देना है कि जो मेरे पास n है वो किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। और एक चीज और, यहां पर जो मैं ये ग्रेडियंट कैलकुलेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू n ऑफ v, वो कहां पर करूंगा, एट सरफेस, क्योंकि चार्ज हमेशा कहां पर है, सरफेस पर है। तो ये जो मेरे पास निकल के आएगा उसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस विल इक्वल टू माइनस का अपसाइन नॉट पार्शियल v ओवर पार्शियल n, और ये कहां पर लिखेंगे हम, एट सरफेस। कहां पर होगा ये, एट सरफेस। सरफेस का मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं तो एट r इक्वल टू r पर देखेंगे हम, जब इसको कैलकुलेट करूंगा ग्रेडियंट को तो एट r इक्वल टू r पर देखूंगा। क्लियर है बात, ओके। तो दिस थिंग अवर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस तरीके से हमारा पहला टॉपिक क्या हुआ यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो दिस इज अवर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एनी कंडक्टर। ना अगला आता है हमारे पास क्या, फोर्स ऑन कंडक्टर, ठीक है, कि किसी कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। देखो फोर्स कहां से लगेगा, ये कंडक्टर कहां रखा हुआ है, देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर में क्या लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और फोर्स कहां लगेगा, कंडक्टर की सरफेस पर लगेगा। तो कंडक्टर की सरफेस पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अगले हिंट डालो यहां पर, फोर्स ऑन कंडक्टर, ठीक है, ये हो गया ना। इसे स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड, ओके। नाउ अब बात करते हैं किसकी, फोर्स ऑन कंडक्टर की। देखो अगला हैंड डालो, फोर्स ऑन कंडक्टर, ओके। अब देखो अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, कोई एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर की ये सरफेस है, ठीक, एक सिंपलेस्ट सरफेस ले लेता हूं, एंड दिस सरफेस इज लुक्स लाइक ए प्लेन शीट, ठीक है। ये क्या है, एक कंडक्टर की सरफेस है, जिस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, ओके ना। अब देखो इस सरफेस के ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस सरफेस के नीचे भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा हुआ है, हमारा ये कंडक्टर रखा हुआ है। तो इस कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो अगर मैं बात करूं कि ये क्या है मेरे पास, तो दिस इज E अबव, ये क्या होगा मेरा, E अबव होगा, नहीं होगा, यानी E अबव करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अबव द सरफेस। और ये क्या होगा, E बिलो, और ये क्या है मेरे पास, E बिलो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बिलो द सरफेस, ठीक है, जस्ट बिलो एंड जस्ट अबव द सरफेस। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस कंडक्टर शीट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। ना क्वेश्चन ये है कि वो फोर्स होगा कितना, तो सिंपल सी बात है, तो दिस फोर्स विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस फोर्स विल बी रिटन एज F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q चार्ज ऑन दिस कंडक्टर एंड मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा होता है, नहीं होता है ना। अब यहां पर झोल है कि यहां पर हम E की वैल्यू क्या लेंगे। देखो E की वैल्यू दो है, एक क्या है यहाँ पर E अबव है और एक क्या है मेरे पास E बिलो है ना। कुछ बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि E बिलो तो 0 है, तो कौन सा ले लो, E अबव ले लो। आंसर है नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। देखो यहां पर वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मुझे यहां पर क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, इन दो वैल्यू का एवरेज लेना पड़ेगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कौन सा वाला आएगा, E एवरेज वाला आएगा,
कौन सा वाला आएगा, ई एवरेज वाला आएगा। ठीक, क्लियर बात। और एक चीज बता दूं, यहाँ तो मैंने इसको सिंपल भाषा में समझा दिया कि मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। अगर किसी को सीखना है कि मतलब ये एवरेज कैसे आया, तो एक काम करना, आप ऐसे गूगल में जाना और टाइप करना कंडक्टर, या बोल सकते हैं फोर्स ऑन कंडक्टर बाई MIT। क्या डालोगे, फोर्स ऑन कंडक्टर बाई MIT। एक लिंक खुलेगा, उस लिंक में मतलब एक पेज खुलेगा, उस पेज में पहला लिंक होगा, उसमें क्लिक करना, वहां पर एक PDF खुलेगा और वहां पर इस चीज का प्रूफ दे रखा है कि F इक्वल टू क्या होता है, Q E एवरेज होता है। मैं उसको यहां पर इसलिए नहीं करा रहा हूं कि उसमें एक स्टेप मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, एक स्टेप वहां मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूं। अब कुछ बच्चे को हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में क्लिक कर जाए कि वो स्टेप कैसे उसने लिया, ठीक है, तो आप कर लेना। ठीक, लेकिन मैंने इसको एक सिंपल भाषा में आपको समझाया है कि यहां पर क्या है, ई अबव इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, EA है, और ई बिलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, EB है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, तो इसकी मैं पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ले सकता हूं, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, ये सिंपल क्या हुआ एक एक्सप्लेनेशन में, क्यों हमने यहाँ पर क्या लिया, ई एवरेज लिया। और कोई अगर बेहतर जानना चाहता है तो वहां से जो मैंने बताया वहां से देख सकता है। अब देखो, तो इसका मतलब अगर इसका एवरेज की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो दिस F विल बी कितना हो जाएगा, दिस इज Q, और इसका एवरेज कहने का मतलब क्या हो गया, E अबव प्लस E बिलो एंड डिवाइडेड बाई 2। ये तो क्या होता है, एवरेज होगा ना दोनों का, इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और यहाँ वेक्टर लगा दो इस तरीके से, तो यहाँ से मेरे पास F इक्वल टू कितना आ गया, F इक्वल टू आया कितना, Q/2 बाहर ले लो। अब अगर मैं E अबव की बात करूंगा तो E अबव किसके बराबर है, अभी हमने यहां पर लिखा था E अबव इक्वल टू दिस थिंग, E के बराबर है। E अबव किसके बराबर है, E के बराबर है, ऐसा हमने बोला था। फिर प्लस E बिलो कितना है, 0 है, तो इसके कितना पुट कर दो, 0 पुट कर दो, और ऐसा ही रहा फिर। ठीक, अब देखो, और 2 बाहर ले लिया हमने, तो यहां से मेरे पास F इक्वल टू कितना आ गया, F इक्वल टू आ गया कितना, Q/2। दिस इज E वेक्टर। E वेक्टर की वैल्यू कितनी है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट n कैप है, तो उठा के रख दो, कितना है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और इनटू कितना आ गया, ये n कैप आ गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू n कैप। तो दिस इज फोर्स, ये क्या निकल गया, हमारा फोर्स निकल गया ना। अब यहां पर एक अनवांटेड चीज आई, जो क्या है, मेरे पास Q है और दिया क्या है हमको, सिग्मा दिया है। अज्यूम करो कि जो मेरी प्लेट है इसकी सरफेस एरिया कितना है, A है, तो यहां से मेरे पास Q इक्वल टू क्या होता है, या फिर सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कितना आ जाएगा, Q/A आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास Q इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा इंटू A निकल के आ गया। तो इस Q को उठा कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो यहां से मेरे पास दिस F इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा A, यानी कितना आ गया, सिग्मा A, और इंटू कितना आ गया, सिग्मा, और अपॉन में कितना आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट, और इंटू कितना आ गया, ये n कैप आ गया। तो यहां से मेरे पास फोर्स F इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, A इंटू दिस इज सिग्मा स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और इंटू कितना आ गया, ये n कैप आ गया। ठीक है, तो दिस इज अवर फोर्स। तो ये क्या है, हमारा फोर्स है इसकी सरफेस पर लगने वाला। तो दिस इज फोर्स ऑन कंडक्टर, या फिर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। और ऑब्वियसली बात है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन किसी डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक, इतना क्लियर। ओके ना, अब बात करते हैं किसकी, प्रेशर। प्रेशर ऑन कंडक्टर, अगले हिंट डालो क्या, प्रेशर ऑन कंडक्टर, प्रेशर ऑन कंडक्टर। देखो प्रेशर ऑन कंडक्टर, देखो प्रेशर होता क्या है, प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं प्रेशर की बात करूंगा तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसा होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ होता है। अगर ये हमारा प्रेशर है तो यहां से मैं फोर्स लिखो, फिर ये फोर्स है और एरिया कितना है इसका, A है, तो प्रेशर P इक्वल टू, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, और तो कितना आ जाएगा, ये A सिग्मा स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और इंटू कितना आ गया, A आ गया। A से A क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास प्रेशर P इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रेशर P इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, सिग्मा स्क्वायर, यानी 1/2 सिग्मा स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। दिस इज माई प्रेशर। किसके टर्म में आया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में आया। ना इसी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी लिख सकता हूं। कैसे, देखो एक काम करो, इसी का लिखता हूं मैं P इक्वल टू, देखो एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई। तो इसे क्या लिखता हूं, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में कितना आ गया, 2 आ गया, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, एप्सिलॉन नॉट बाई 2, और ये कितना आया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर।
ठीक है, यही आ जाएगा, कट पिट के ऐसा ही हो जाएगा, यानी ऐसा कर सकता हूँ मैं, आंसर कर सकता हूँ। एक चीज देखो यहाँ पर, जो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है वो किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो यहाँ पर लिखो सिंस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको उठाओ इधर पुट कर दो, तो यहाँ मेरे पास प्रेशर पी इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2 और इंटू कितना आ गया, ई स्क्वायर आ गया। थोड़ा सा और अच्छा इसको बना दो, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया, ई स्क्वायर आ गया। तो दिस इज प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के सरफेस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, कैसा प्रेशर है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है। इसको थोड़ा और अच्छा लिख दो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक, कितना प्रेशर लगेगा, इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक, इतना प्रेशर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, एक फोर्स के लिए और 2 प्रेशर के लिए, और एक हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, ठीक है, जो क्या है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान देना है कहां पर डिफाइन होगा, हमारा सरफेस पर डिफाइन हो, क्योंकि क्या है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारे ये 3 टॉपिक क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की, ग्रिफिथ से क्वेश्चन लेते हैं और फिर करते हैं, ठीक है। ओके, देखो तुम्हारे पास किताब है, नहीं है, किताब है नहीं है तो मेरे को लिखाना पड़ेगा सारे क्वेश्चन। मैं लिख दूँ, एक बार क्वेश्चन लिखूँ, ऐसे मुंह से बोल दूँ, या क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे फिर करेंगे। मैं इसे मिटा के क्वेश्चन लिखता हूँ फिर करते हैं इसको। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर, ग्रिफिथ का क्वेश्चन नंबर 2.41 दे रखा है, और क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो एक बार पढ़ो। 2 चार्ज मेटल प्लेट्स ईच एरिया ए आर हेल्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस d अपार्ट, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। सपोज वी पुट ए चार्ज q ऑन ईच प्लेट, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द प्लेट। जो प्लेट पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है वो कितना है, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एक बार फिर पढ़ें और एक स्कीमेटिक बनाएं, इसका एक डायग्राम बनाएं। तो क्या बोल रहा है, 2 चार्ज मेटल प्लेट, 2 क्या हैं, मेटल प्लेट हैं, और कुछ इस तरीके से हैं फिर, ठीक है। दीज आर 2 चार्ज मेटल प्लेट ऑफ एरिया ए, दोनों का एरिया कितना है, ए है, इसका एरिया भी ए है और इसका एरिया भी कितना है, ए है। आर हेल्ड ए स्मॉल डिस्टेंस डी अपार्ट, दोनों एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस डी पर रखे हुए, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, डी है। सपोज वी पुट ए चार्ज क्यू ऑन ईच प्लेट, दोनों प्लेट पर चार्ज कितना है, क्यू है, इस पर भी क्यू चार्ज है और इस पर भी कितना है, क्यू चार्ज है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द प्लेट, जो प्लेट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो कितना, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कहां से निकल जाएगा, ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमें चाहिए, यानी इसके अगल बगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें चाहिए। अगर वो हमें एक बार पता चल जाती है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से फटाफट प्रेशर फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, तो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ये क्या है, मेरे पास 2 प्लेट है और प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिंस वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट, तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, नहीं होता है, पढ़ा है आप लोगों ने। अगर मेरे पास कोई एक चार्ज प्लेट है तो चार्ज प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होती है, इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है ना। यहाँ पर सिग्मा हमको दिया है नहीं, तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज क्या हो जाएगा, कितना है, क्यू है, और एरिया कितना है, ए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ अगर इस वैल्यू को यहाँ से इधर पुट करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, E इक्वल टू Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। यानी इन 2 प्लेटों के कारण किसी पॉइंट पर, इस प्लेट के कारण किसी पॉइंट पर और इस प्लेट के कारण किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, देखो वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर 3 रीजन है, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है और एक रीजन ये है। इसे मैं क्या बोल दूं, रीजन 1 बोल दूं, इसे मैं क्या बोल दूं, रीजन 2 बोल दूं, और इसे मैं क्या बोल दूं, रीजन 3 बोल दूं। अब देखो अगर मैं कहां देखूं, सबसे पहले इसके कारण, या जो मेरे पास ये है इसको मैं बोल देता हूं ए, और इसे मैं क्या बोलता हूं, बी प्लेट। एक को मैंने ए प्लेट बोल दिया और एक को मैंने क्या बोल दिया, बी प्लेट बोल दिया। अगर मैं ए प्लेट के कारण यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो कहां की ओर होगा बताओ। देखो ये कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम द सरफेस होता है, तो कहां की ओर आएगा, इधर की ओर। तो इस रीजन में इस ए प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर है, इधर की ओर है। अब इस रीजन में इस प्लेट ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा।
और इस रीजन में भी इस ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा। और यहां पर यहां पर तीनों जगह उसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, क्लियर है बात। अगर मैं बात करूं किस कारण, इस प्लेट बी के कारण, इस प्लेट बी के कारण इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होगा, इधर की ओर, अवे फ्रॉम द चार्ज। देखो प्लस चार्ज है और यहां पर इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा, और वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। अगर मैं इस रीजन में बात करूं तो अगेन कहां की ओर होगा, अवे फ्रॉम द प्लेट, यानी इस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं यहां बात करूं तो अगेन कहां होगा, अवे फ्रॉम द प्लेट, यानी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं यहां पर इन दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो देखो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, और दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 2 वो कितना निकल के आ जाएगा, मेरा 0 निकल के आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 2 कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। अगर मैं बात करूं कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 की बात करूं तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, यानी ये दो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो कितना आ जाएगा ये, तो यहां पर 2 हट जाएगा जब ऐड होंगे, तो q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा सिंपल मेरे पास q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ आएगा। सिमिलरली यहां भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास E3 जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, वो मेरे पास q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट निकल के आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ आएगा। अगर मैं बात करूं अब प्रेशर ऑन प्लेट ए, अगर मैं PA की बात करूं तो PA इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस प्लेट के 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहां है, इधर है, तो ये फॉर्मूला लगा दो कितना हो जाएगा, देखो तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू कितना होता है E², तो इस केस में क्या आ जाएगा, E1² आ जाएगा, कितना आ जाएगा E1²। तो प्रेशर ऑन प्लेट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन प्लेट 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E1 की वैल्यू कितनी है, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट है, q एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, और इस पर पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास PA इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये q² अपॉन a² और इनटू कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज प्रेशर ऑन प्लेट 1। अगर हम बात करो सॉरी प्लेट ए, अगर हम बात करो प्लेट बी की तो सेम प्रेशर लगेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ऐसा ही है, तो यहाँ पर भी तो प्रेशर ऑन प्लेट बी भी कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो प्रेशर ऑन प्लेट बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 q² और अपॉन कितना आ गया ये a² और इनटू कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो दिस इज प्रेशर ऑन प्लेट बी। ये क्या निकल गया मेरा, प्रेशर ऑन प्लेट बी निकल गया। तो ये क्या था, हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते हैं ग्रिफिथ से, ठीक है। मैं अगेन जैसे मैंने अभी लिखा है वैसे लिखता हूं, फिर क्वेश्चन के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूं, ठीक है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है ग्रिफिथ से 2.42। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ए मेटल सरफेस ऑफ चार्ज आर। ध्यान दो कैसी सरफेस है, मेटल सरफेस है, ठीक है, सॉरी स्फीयर है, मेटल क्या है, स्फीयर है। ए मेटल स्फीयर ऑफ चार्ज आर ऑफ रेडियस आर कैरीज ए टोटल चार्ज क्यू। What is the force of repulsion between the northern hemisphere and southern hemisphere? सबसे पहले जब बात आती है किसकी, मेटल स्फीयर की, तो पहली बात तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर विल बी 0। स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, 0 होगा, और सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा, उसकी सरफेस पर होगा। तो इस तरीके से पहले क्या बना दो, एक स्फीयर बना दो यूँ करके। तो दिस इज माई स्फीयर, ये क्या है मेरा स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज 0 है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और ये क्या है, इसका सेंटर है, और उसने बोला है इसकी रेडियस कितनी है, r है, और फिर क्या बोल रहा है, टोटल चार्ज q। तो टोटल चार्ज q है, यानी q चार्ज कहाँ होगा, ऑब्वियसली बात है इसकी सरफेस पर। उसने बोला नहीं है इसके सरफेस पर है, लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर, मतलब हमको पता है कि चार्ज अगर कंडक्टर के अंदर चार्ज की बात कर रहा है तो कहाँ है, उसकी सरफेस पर है, ठीक। तो इस तरीके से इसके अंदर कितना है, मतलब यहाँ पर कितना है, q चार्ज दिया हुआ है। अब फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। देखो इसको क्या बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करूँ यूँ करके, ये क्या है, इसका इक्वेटर है यूं करके, तो ये क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर, और इसको मैं क्या बोलूंगा, साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इन दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा, देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कैसा होगा, मतलब रिपल्सिव होगा, हमको पता है। तो रिपल्सिव फोर्स कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो अगर मैं यहां पर थोड़ा बहुत गौर से आपको दिखाना चाहूं, मान लो मैं कोई भी एक कंपोनेंट चूज कर लूं यहाँ पर। देखो अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंट चूज करूं, कोई लेटर से यहाँ पर फोर्स डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, इधर की ओर होगी, होगी नहीं होगी, इधर की ओर। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे बोला मैंने, बिकॉज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा
कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम होती है, मतलब इसका मतलब नहीं, वो होती है। तो इसका मतलब फोर्स डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो दिस इज माय फोर्स, तो ये क्या होगा, मेरा फोर्स होगा, होगा नहीं होगा। अब देखो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक लाइक दिस और एक ये हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द दिस थिंग, यानी एक अलोंग जेड एक्सेस हो सकता है और एक अलोंग अज्यूम कर लो वाई एक्सेस हो सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो दिस इज अलोंग वाई एक्सेस, तो दिस इज एफ जेड, और ये क्या हो सकता है, एफ एक्स वाई हो सकता है। दो का कंपोनेंट हो सकता है, एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, वाई डायरेक्शन में हो सकता है। कहने का मतलब ये है, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस वन इज जेड एक्सेस। देखो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक अलोंग जेड एक्सेस और एक अलोंग एक्स और वाई एक्सेस। ठीक है, या तो वाई एक्सेस की हो सकता है या फिर एक्स एक्सेस की ओर हो सकता है। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान से देखो, जो ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है, अगर मैं सामने की ओर बात करूं, ये बॉल नहीं है मेरे पास, अगर मेरे पास बॉल होती तो आपको समझा पाता मैं, तो मतलब यहां पर भी समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं बात करूं ऐसे, अगर मैं यहां पर, अब तो क्या है, गोला है ना, एक टाइप का स्फीयर है, एक गोला है, यहां पर ये वाला ये एफ एक्स वाई है। अगर मैं जब पीछे उड़ जाऊंगा, पीछे की ओर जाऊंगा, तो एफ एक्स वाई कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी इस एफ एक्स वाई ने इस एफ एक्स वाई को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यानी ये जो कंपोनेंट है वो हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ कौन सा वाला, एफ जेड वाला, यानी परपेंडिकुलर टू द दिस थिंग, यानी परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन वाला। यानी यहां पर हमें क्या करना है, एक्चुअल में जो फोर्स है, जो नेट यहां पर फोर्स बचेगा वो सिर्फ किस डायरेक्शन में बचेगा, जेड डायरेक्शन में बचेगा। ये आपको समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आई होप समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रही है थोड़ा सा बैक करो, दोबारा देख लो। ठीक है, क्योंकि दोबारा नहीं बताने वाला। ओके, तो सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन में बचेगा, मेरा जेड डायरेक्शन में बचेगा, और वही फोर्स क्या होगा हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, जैसे यहां पर जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इधर की ओर, ओके, तो दिस इज रिपल्सिव फोर्स, और यहां कहां की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। ठीक है, ऐसे लगेगा नहीं लगेगा, दिस इज एफ जेड एंड दिस इज हियर आल्सो एफ जेड, ये फोर्स है हमारा, और एफ जेड कितना होगा यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, कर ले फाइंड। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाऊं मैं, ये समझ में आया ना, ये एक्सप्लेनेशन यहां पर, इसको मिटाता हूं। अब उससे पहले क्या करना चाह रहा हूं मैं, इस एफ जेड को निकालने से पहले किसी एक छोटे से एरिया एलिमेंट में लगने वाला एफ जेड निकाल लेते हैं। ठीक, कहने का मतलब यह है कि अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास यहां पर क्या है, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है। क्या है यहां पर, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है, यूं करके अज्यूम कर लो एरिया एलिमेंट, ये, तो दिस इज माय एरिया एलिमेंट। तो ये क्या निकला, मेरा एरिया एलिमेंट निकला, निकला या नहीं निकला। तो लेट अस से दिस एरिया एलिमेंट इज डी ए। कितना है ये एरिया एलिमेंट, मेरा डी ए है। ठीक है, स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए विच इज इन आर कैप डायरेक्शन। वो पता है हमको डायरेक्शन क्या होगी इसकी, आर कैप होगी ना। इसमें कुछ फोर्स लगेगा, आप लेट अस से इसमें कितना फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में कहां क्यों लगेगा, ऐसे लगेगा। तो दिस इज फोर्स एफ, इसमें कितना फोर्स लग रहा है, मेरा एफ फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है ना। इस फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे मेरे पास, दो कंपोनेंट होंगे, वन इज अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी वन इज अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस, एंड अदर वन इज अलोंग इन एक्स वाई प्लेन। ऐसा होगा नहीं होगा। अब देखो, तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर इसको नीचे लाऊं मैं, इफ दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा है, इसे मिटाओ। ठीक है, ये एंगल कितना है, मेरा थीटा है। तो यहां पर जो फोर्स होगा इधर की ओर, तो दिस विल बी इक्वल टू एफ जेड। ये कितना होगा, मेरा एफ जेड होगा, होगा नहीं होगा। अब थोड़ी देर का ऐसा सोचो कि ये जो एरिया एलिमेंट है बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे से एरिया एलिमेंट में जो लगने वाला फोर्स होगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो इसको मैं एफ को हटाकर यहां पर मैं डी एफ लिख सकता हूं। अगर मेरा एरिया एलिमेंट डी ए है तो डी ए एलिमेंट में लगने वाला फोर्स कितना है, डी एफ है। और ये जो मेरे पास कंपोनेंट है जो विच इज अलोंग जेड एक्सेस, तो दिस इज इक्वल टू डी एफ जेड। ये कितना है, डी एफ जेड है, और ये एंगल कितना है, मेरा थीटा है। और तो जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसकी बात तो हम करेंगे नहीं, सिर्फ किसकी बात करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करेंगे, जो क्या रहने वाला है, जीवित रहने वाला है। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा, सब मर जाएंगे ना। अब देखो, अगर मैं यहां से डी एफ जेड निकालूं, क्या निकालूं, डी एफ जेड निकालूं, डी एफ जेड विज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एफ कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी एफ कॉस थीटा। आया नहीं आया, क्या आया, जो मेरे पास डी एफ आया, डी एफ जेड आया, वो क्या है मेरे पास, डी एफ कॉस थीटा आ गया। ये तो मुझे निकालना है। अब मुझे क्या चाहिए, डी एफ चाहिए। क्या चाहिए, डी एफ चाहिए। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो इसको इक्वेशन 1 बोल दो। नाउ फाइंड प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। नाउ, वैसे प्रेशर मुझे पहले फाइंड कर लेना चाहिए था। नाउ फाइंड प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखो कैसे निकालेंगे, तो दिस प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है, 1/2
एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर होता है, अभी हमने डिस्कस कर रखा है। अब ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, या फिर ई की वैल्यू क्या होगी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर विच इज आउटसाइड, इनसाइड तो जीरो है, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके अगर सरफेस चार्ज इसके सरफेस में अगर क्यू चार्ज है मेरे पास, तो इस क्यू चार्ज के कारण इसके आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बताओ कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो प्रेशर P इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इस E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज क्यू ओवर कितना आ गया ये आर स्क्वायर, और इसका कितना आ जाएगा होल स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब इसकी सरफेस पे बात हो रही है, ठीक, क्लियर है इतनी बात। तो क्या हो जाएगा फिर, हाँ इसका स्क्वायर ओपन कर दो फिर, तो P इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड फिर इसका पूरे का होल स्क्वायर, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको ऐसे ओपन ही कर दो, ये कितना आ गया 1/16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर, और ये कितना आ गया यहाँ पर r की पावर 4 आया नहीं आया, और इस एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा मेरा। तो प्रेशर P इक्वल टू कितना आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 16 32, तो 32, दिस इज पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज r की पावर कितना आ गया 4 आ गया, ऐसा है नहीं है। तो दिस इज माई प्रेशर, ये क्या निकल गया, प्रेशर निकल के आ गया एंड दिस प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर क्या है मेरा, कांस्टेंट है। ये क्या है, स्फेरिकल सिमेट्री है ना, अगर r कांस्टेंट है, r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस, अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब ये पूरा पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या है, सेम है। अगर हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है एंड अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूं जहां पर ये सरफेस एरिया dA ले रखा है मैंने, तो इस dA पॉइंट पे जो प्रेशर होगा क्या होगा मेरे पास कि फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स कितना है यहाँ पर dF है और अपॉन कितना आ जाएगा ये dA आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर क्या है कांस्टेंट है। तो अगर dF इस एरिया एलिमेंट dA में dF फोर्स लग रहा है, तो dF अपॉन कितना आ जाएगा dA आ जाएगा विच इज इक्वल टू प्रेशर। तो दिस थिंग विल बी कितना आ जाएगा मेरे पास dF इज इक्वल टू P इंटू कितना आ गया dA आ गया। तो dF इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास P इंटू dA आ गया। अब इसको उठाकर कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो। करो फिर, तो कितना हो जाएगा देखो, इसको उठाकर यहाँ पुट करना है, तो यहाँ से मेरे पास dF इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना P cos थीटा और इंटू कितना आ गया dA आ गया। अब dA इक्वल टू क्या होगा बताएगा मेरे को, dA इज एरिया वेक्टर विच इज इन r कैप डायरेक्शन, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस इज r स्क्वायर, और कहाँ पर है एट r इक्वल टू कैपिटल R पर है, तो दिस इज r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ऐसा होगा नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत बार कर लिया हमने, ठीक है, बाएं हाथ खेला आप लोगों के लिए कि dA को हम ऐसा लिख सकते हैं r स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो मेरे पास dA वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, वो किस डायरेक्शन में है, r कैप डायरेक्शन में, और r कैप डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट क्या होता है, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होता है। और यहाँ मैंने स्मॉल r के जो कितना पुट किया है, कैपिटल R पुट किया है, बिकॉज हम कहाँ पर हैं, एट सरफेस है। अब देखो ये तो क्या निकला, dF निकला, यानी इस पर z डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, इस एरिया एलिमेंट में इतना फोर्स लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है इस पर कितना फोर्स लग रहा है, हमको कहां निकालना है, नॉर्थन हेमिस्फीयर और एंड साउथर्न हेमिस्फीयर के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर फोर्स निकाल दो। नाउ फोर्स ऑन नॉर्थन हेमिस्फीयर, नाउ फोर्स ऑन नॉर्थन हेमिस्फीयर देखो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो फिर इसको, तो इंटीग्रेशन dFz इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P तो कांस्टेंट है, या फिर लिख लो इसको ऐसे, तो कितना आ जाएगा देखो P r स्क्वायर एंड दिस इज साइन थीटा, फिर क्या आ जाएगा cos थीटा, फिर कितना आ जाएगा d थीटा, फिर आएगा मेरे पास d फाई, डबल इंटीग्रेशन होगा। अब बताओ फाई की लिमिट कहाँ से, पहले थीटा की बात करते हैं, थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, बताओ फटाफट, कहाँ से कहाँ होगी, 0 टू पाई नहीं, कहाँ से कहाँ होगी, 0 से π/2, क्योंकि हम कहाँ बात कर रहे हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर पर बात कर रहे हैं। हेमिस्फीयर कहाँ तक होता है, यहाँ तक, यानी यहाँ से आया फिर यहाँ तक, यानी 0 से कहाँ हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा। अगर मैं फाई की बात करूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 0 से 2π, क्योंकि एक चक्कर तो हम ऐसा पूरा लगा ही रहे हैं, ठीक है। फाई कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 2π, लेकिन थीटा कहाँ से कहाँ होगा, 0 से π/2 होगा। P कॉन्स्टेंट, r स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, और dFz का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, FZ हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू ये कितना आ गया मेरे पास, P r स्क्वायर आ गया, और फाई का कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा, तो 2π लिख दो यहाँ पर, और फिर इंटीग्रेशन कितना आ गया, ये
0 से π/2 आ गया। एंड दिस वन इज साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो तो 1/2। देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन 2 थीटा आ जाएगा। और अंदर कितना बच गया मेरे पास यहाँ पर d थीटा बच गया। ठीक है, देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास FZ इक्वल टू PR² और इंटू कितना आ गया, ये पाई आ गया। अब साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा और डिवाइड में कितना आ गया 2 आ गया। और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी मेरे पास, अगेन 0 से π/2 हो जाएगी। कहाँ से कहाँ हो जाएगी लिमिट, 0 से π/2। इस 2 को बाहर ले लो, तो यहाँ से मेरे पास दिस FZ इज इक्वल टू कितना आ गया PR² एंड दिस इज π/2 और माइनस साइन के साथ बाहर लो, दिस इज नेगेटिव साइन। ठीक है, मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया। देखो जब मैं π/2 पुट करूंगा तो cos π/2, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई आ जाएगा और cos पाई कितना होता है -1। जब मैं 0 पुट करूंगा तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, -1 हो गया, ये 2 हो गया और -2 हुआ। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस 2 से ये पूरा ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर FZ इज इक्वल टू कितना आ गया, ये चीज आ गया। P की वैल्यू इधर देखिए उठा के रख दो यहाँ पर P इक्वल टू देखा मैंने कितना Q² अपॉन 32 π² और ये कितना आ गया यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू r⁴ और फिर मल्टीप्लाई में कितना आ गया ये r² और इंटू कितना आ गया पाई आ गया। देखो r² से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास फोर्स इन z डायरेक्शन इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, तो दिस विल बी इक्वल टू Q² और अपॉन कितना आ गया 32 पाई एप्सिलॉन नॉट r², कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। तो दिस इज फोर्स ऑन नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो और इतना ही फोर्स नॉर्थन हेमिस्फीयर किस पे लगाएगा, साउथर्न हेमिस्फीयर पे लगाएगा। दिस इज अवर आंसर। तो ये क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक, तो 2 इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं और जो कॉन्सेप्ट था पूरा वो क्या था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे हम किसके बारे में, कैपेसिटर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।